आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। महाकुंभ शुरू हो गया है और महाकुंभ के आयोजन के तहत पहले अमृत स्नान में प्रयागराज के संगम में रिकॉर्ड संख्या में भक्तों ने आस्था की, श्रद्धा की डुबकी लगाई। यूसीएन न्यूज के माध्यम से प्रयागराज में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ वहां के नजारे हैं, दृश्य हैं, अभिभूत करने वाले जो दृश्य हैं, आस्था का जो ये पूरा का पूरा पर्व प्रयागराज में शुरू है, उसकी रिपोर्टिंग आप यूसीएन न्यूज के माध्यम से देख ही रहे हैं। एक तरीके से आस्था का जनसैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, श्रद्धा का जो मनोभाव है वो प्रदर्शित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्रयागराज जो पूरी नगरी है वो आस्था में एक तरीके से वहां पर जनसैलाब हमें उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर से आने वाले जो भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में भक्त, जो आयोजन हो रहा है और इस आयोजन की जो रिपोर्टिंग निकलकर सामने आ रही है, या वहां मेले में, कुंभ मेले में पहुंचने वाले और स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी संख्या निकलकर सामने आ रही है, वो हर दिन नए रिकॉर्ड बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। आज ही अमृत स्नान में सुबह के समय ही पूरे दिन भर का जो अनुमान उत्तर प्रदेश सरकार का था कि इतने लोग जो हैं वो गंगा में स्नान करेंगे, लेकिन उससे अधिक लोग जो हैं कुछ ही घंटों में वहां पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी गंगा मैया में लगाई, संगम के तट पर लगाई। तो यूसीएन न्यूज की टीम प्रयागराज में मौजूद है। हमारे दो संवाददाता रविशंकर शुक्ला और साहिल गावंडे वहां से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। प्रयागराज कुंभ के आयोजन में जिस तरीके से वहां पर घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो वहां पर धर्मावलंबी पहुंचे हुए हैं या जो गुरु पहुंचे हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग वो वहां से जो हमें भेज रहे हैं, खबरें रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, उसके माध्यम से यूसीएन न्यूज के दर्शक देख ही रहे हैं। आज पहला अमृत स्नान था। इसमें जो अलग अलग अखाड़े हैं उनका शाही स्नान हुआ और उसके बाद से जो आम लोग हैं, आम जनता है, आम भक्त हैं, उन्होंने जो है वो स्नान का क्रम वहां पर शुरू किया और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यूसीएन न्यूज के नागपुर स्थित स्टूडियो से मैं दिव्येश द्विवेदी और मेरी सहयोगी सुमन श्रुति, हम दोनों आपको सीधे ले चलेंगे प्रयागराज, जहां पर मौजूद हमारे दोनों संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां भक्तिमय आस्था का वातावरण आखिर किस तरीके से है। विदर्भ से जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में, उनसे खासतौर से हमारी टीम जो है वो बातचीत कर रही है और प्रयागराज के हर मूवमेंट को जो है वो कैप्चर कर रही है। तो प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आप यूसीएन न्यूज के माध्यम से ले रहे हैं। हमारे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी जो है हम रील्स के माध्यम से या हमारे वीडियो कंटेंट के माध्यम से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जुड़ूंगा रवि से और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां आज क्या कुछ दिन भर हुआ है। जो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन है उसका सीधा प्रसारण जो है सरकारी प्रसारण सेवा जो है उसके माध्यम से भी किया जा रहा है। लोग बड़ी और भारी आस्था के साथ जो है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रवि जुड़ चुके हैं। रवि, कल भी हमने बातचीत की थी, कल में और आज में क्या कुछ अंतर रहा? आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम किस तरीके से रहा प्रयागराज में? रवि। दिवेश, देखिए कि प्रयागराज है, कुंभ का दूसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण जो है आज मकर संक्रांति है। यूसीएन की टीम से हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता ही था, हमारा अनुमान ही किस तरह लग रहा था कि मकर संक्रांति के दिन जो है
कुंभ का पहला शाही स्नान होना है। सुबह 6:15 बजे जो है पहला शाही स्नान हुआ। अटल अखाड़े और निर्मोही अखाड़े के साधु संत बाजे गाजे के साथ अपनी छावनियां, अपने बड़े बड़े रथों के साथ जो है त्रिवेणी संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। इसी के साथ साथ जो है संगम का जो दूसरा दिन यानी मकर संक्रांति का जो स्नान है वो शुरू हो गया। इसके बाद लगातार जो है तमाम अखाड़े, जो 13 अखाड़े हैं, क्रम दर क्रम जो है महासंगम पहुंच रहे हैं और जो है स्नान कर रहे हैं। अभी 3 बजा है, 3 बजे तक अभी तक जो है सिर्फ 9 अखाड़े के साधु संत जो है वो पहुंचे हैं। अभी 4 अखाड़े और भी हैं जो वहां पहुंचेंगे, उनके साधु संत, और जो है सभी स्नान करेंगे गंगा जी में त्रिवेणी घाट पर। अखाड़े साधु संत तो स्नान कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता भी जो है लगातार पहुंच रही है। और आज के जो पवित्र दिन है, क्योंकि मकर संक्रांति सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक अलग महत्व रखता है, और इस दिन गंगा में स्नान करना और खासकर त्रिवेणी में स्नान करने को बेहद ही फलदायी माना जाता है। इसी के अनुरूप जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी आपको बता दूं, जो सरकारी आंकड़े हमारे पास आए हैं, जिसके तहत जो डीएम प्रयागराज और जो मेला अपना महाकुंभ क्षेत्र जो अस्थायी जिला है उसके जो जिलाधिकारी हैं, उनके अनुसार 3 बजे तक जो है करीब 2.5 करोड़ लोगों ने जो है गंगा स्नान किया। यानी कि बीते कल यानी करीबन 1,65,00,000 लोगों ने जो है गंगा स्नान किया था। वहीं जो आज जो आंकड़ा है वो उसे पार कर गया है, वो 2.5 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा 3 बजे तक का है। 3 बजे के बाद जो है जो पूरी रात चलना है, तो अब मान सकते हैं कि कम से कम 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो है आज गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान का था आज तमाम अखाड़े। पहला अखाड़ा जिस तरह निकला अपनी छावनियों से, इसकी तैयारी जो है रात 1 बजे से ही जो तमाम जितने भी अखाड़े हैं उनके शिविरों में शुरू हो चुकी थी। हमने जूना अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, इन अखाड़ों में गए थे। हमने वहां देखा कि किस तरह साधु संत जो हैं अपने रथों को या जिससे उन्हें पहुंचना है संगम तक, उसकी सजावट करने में लगे हुए थे। जो अखाड़े में जो लोग मौजूद थे, जो साधु संत थे, जो नागा साधु थे, वो अपने महाकुंभ की या कहें जो शाही स्नान की तैयारी में लगे हुए थे। शाही स्नान कहें या अमृत स्नान जिसे कहा जा रहा है, इसके लिए सभी जो अखाड़े हैं उनकी तैयारी थी। और जैसे ही 6:15 पर जो है अटल अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा के जो साधु संत है वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। इसके पहले तमाम जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह एक मैप तय किया जाता है, एक किस तरह की प्रोसीजर होगी, किस तरह का कौन किस तरह जाएगा, इसी के अनुरूप जो है 13 अखाड़ों का जो है वो तय किया गया कि कौन कितने बजे जाएगा, कौन कितने समय तक नहाएगा और फिर वापस जो है अपने शिविरों में आएगा। इसकी एक पूरी जो सूची है, समय सारणी जो है वो जो अखाड़ा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रस्तुत की, जिसके साथ जो पहला स्नान जो करने का जो मौका है वो अटल अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े को दिया गया। अखाड़े जब शुरू हुआ 5:20 पर जो है दोनों अखाड़े के साधु संत जो है अपने शिविरों से त्रिवेणी संगम के लिए निकले। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला हक जो होता है वो नागा साधुओं का होता है। ठीक उसी के अनुरूप जब दोनों अखाड़े चले तो उनके सामने उनको दोनों अखाड़ों के साधु संत जो नागा साधु थे वो उसको सबसे आगे थे पहले क्रम पे। उसके बाद जो है और जो अखाड़े के प्रमुख हैं और जो बड़े बड़े संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जो उस अखाड़े से जुड़े हुए थे वो लगातार थे। उसके बाद जो है आम जनता जो उन अखाड़ों में या कहे जो उन शिविरों में ठहरी हुई थी, उसके बाद जो और भी लोग थे, ऐसा कहें तो से शुरू हुआ और तभी सभी क्रम दर क्रम जो है स्नान के लिए, अपना अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। एक जो अखाड़ा परिषद है उसने हर अखाड़े के लिए 40-40 मिनट निर्धारित किया था, यानी कि जो भी अखाड़ा है वो 40 मिनट तक जाके संगम में स्नान करेगा। सुबह 6:15 बजे से जो क्रम शुरू हुआ तो वो शाम तक चलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक जो जानकारी है 9 अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। अभी भी 4 अखाड़े जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें से जो 10वां नंबर का जो अखाड़ा है वो अभी भी संगम क्षेत्र पहुंच चुका है। 3 अखाड़े जो है अपने शिविरों से निकल चुके हैं और वो कुछ समय में या कहे शाम को 5:30 बजे तक जो है जो सभी के सभी 13 अखाड़े हैं उनके साधु संत स्नान कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जिसमें आपको बता दूं को नागा
साधु जो हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। चाहे देश हो, दुनिया हो, तमाम जो लोग हैं नागा साधुओं के लिए जानना चाहते हैं, उनके लिए जिज्ञासा होती है कि आखिर नागा साधु रहते कैसे हैं, किस तरह उनका जीवन यापन रहता है और सिर्फ महाकुंभ के समय ही वो क्यों दिखाई देते हैं, इसके बाद या इसके पहले वो कहाँ रहते। इसको लेकर जिज्ञासु जो लोग हैं जो यहाँ पहुंचे थे, एक कह सके जो स्नान करने के लिए, वो साधुओं को, नागा साधुओं को, अखाड़ों को देखने के लिए एक काफी भीड़ लगी हुई थी। सुबह से ही करीबन 2 बजे से जो है तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। हालांकि स्नान चल ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे रात हो रही थी, यानी कि जो कल जो रात हुई 12 बजे, लोगों की संख्या जो है और तेजी से बढ़ती गई। घाटों पर एक समय पर कम से कम 65 लाख लोग जो है हमें संगम के घाटों पर या गंगा जी के घाटों पर हमें दिखाई दिए। सभी के सभी बेहद उत्साह, और साधु संतों की जब उनकी छावनियां वहां से निकली, उनके जो एक कॉन्वॉय हम कहें कि वो सब निकला, रथों पर सभी साधु संत बैठे थे, सभी जो लोग थे वो बेहद उत्साह में थे। जय हर हर महादेव, जय गंगा मैया के नारे जो है पूरा जो प्रयाग परिसर है या कहे पूरा जो संगम का परिसर है वो उस नारों से गूंज चुका। साधु क्या, महंत क्या, नागा साधु क्या, आम जनता के श्रद्धालु क्या, सभी हर हर महादेव और जय गंगा मैया के नारे लगाते हुए जो है संगम में पहुंचे। तो आज का दिन अगर बात करें तो शाही स्नान का दिन था, आस्था का दिन था। तमाम जो साधु संत पहुंचे, आम जनता का उत्साह भी बेहद अच्छा दिखाई दिया। बहुत अच्छा दिखाई दिया। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 बजे तक जो है 2.5 करोड़ से लोगों ने जो है स्नान कर लिया था। अभी जो क्रम लगातार शुरू है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पीछे ये जो तमाम जो भक्त हैं ये अभी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। बड़ी संख्या में जो लोग हैं और कई भी जो लोग हैं जो स्नान करके लौट भी रहे हैं। जितने लोग जा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह का भक्ति भाव आम जनता का महासंगम के लिए है वो बेहद ही देखते बन रहा है। बड़ा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी पहुंच रहे हैं और जो है गंगा में स्नान करने के लिए एक, और आज के दिन महत्वपूर्ण होने के कारण जो है एक आस्था जो कहीं ज्यादा फलदायी दिन आज माना जाता है मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, उसके लिए पहुंच रहे हैं। दिव्येश, जो है वहां पर घटित हो रहा है। नागा साधुओं का आपने जिक्र किया और उनकी भूमिका के बारे में बताया, इस पर मैं लौटूंगा और आपसे विस्तार से जो है वो चर्चा करूंगा। सुमन आपसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं? जी हाँ, तो रवि सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस प्रकार से इस जन सैलाब में लोग वहां पे पहुंचे हैं, भारी संख्या में भक्तों की भीड़ वहां लगी है अमृत स्नान के लिए, वहां पर डुबकी लगाने के लिए। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की सहभागिता वहां पे कैसी है, और अगर महिलाओं की सहभागिता को लेकर वहां पे व्यवस्था किस प्रकार की है, सुरक्षा के इंतजाम किस प्रकार के किए गए हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को वहां के हिसाब से वहां का जायजा बताएं। सुमन, मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्था है, आधी आबादी है और आस्था में पुरुषों से ज्यादा हमें महिलाओं का सहभाग जो है ज्यादा दिखाई देता है आमतौर पर। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आमतौर पर जो मंदिरों में और जो है महिलाओं की संख्या मंदिर जाने के लिए ज्यादा, तो ठीक उसी के अनुरूप जो है महाकुंभ में हमें दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं यहाँ पहुंच रही है, गंगा स्नान कर रही है। कोई अपने परिवार के साथ आया है, कोई अपने दोस्तों के साथ आया है, और कई लोग हमें ऐसे मिले जो सिर्फ अपने अकेले आए हैं और सिर्फ गंगा स्नान के लिए पहुंचे। रही बात सुरक्षा की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, करीबन 1 लाख जो उनके उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को तैनात किया गया है। उसी के साथ साथ जो है पीएसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे तमाम 2.5 लाख से ज्यादा जो संख्या है वो सुरक्षा बलों की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में जो है महिला पुलिस कर्मियों को जो तैनात किया गया है कि किसी भी तरह की महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह की घटना न हो, कोई भी महिला यहाँ आए तो परेशान न हो, इसका खास ख्याल जो यहाँ पे रखा गया है। आमतौर पर कभी देखा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या को किस तरह संभाला जाएगा, लेकिन इस महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा बेहद सख्ती बरती जा रही है, और खासकर महिलाओं को लेकर सरकार ने एक व्यवस्था बहुत अच्छी की है कि जब स्नान हो रहा है तो महिला और पुरुष के जो स्थान है उसे
चिन्हित अलग अलग कर दिए गए, यानी कि जिस तरह आप स्नान करके वापस आए तो महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। इस तरह की तमाम चीजें की गई हैं, आसानी से महिलाएं पहुंच सके, किसी तरह का धक्का मुक्की ना हो, इसके लोगों के लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण एआई का इस्तेमाल जो है इस बार बेहद व्यापकता के साथ किया गया है। इस तरह एआई की मदद से जो है महाकुंभ को सुरक्षित किया जा सकता है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको किस तरह चिन्हित किया जा सकता है, उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है, इसके तमाम जैसे स्वरूप है जो महिलाओं के लिए इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। जब हमने लोगों से सुरक्षा को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर बात की तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा सरकार के कामों से या कहे प्रशासन ने जो यहाँ पे तैयारी की उससे खुश दिखाई दी। खासकर जिस तरह के घाट निर्माण किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उनके चेंजेस के लिए चेंजिंग रूम जो अलग अलग हर पॉइंट पर बनाए गए हैं, हर 10 कदम पर जो है अलग चेंजिंग रूम है। इसी के साथ साथ अन्य सारी जो व्यवस्था है जो खासकर महिलाओं के लिए है, उससे जो यहाँ महिला जो आ रही हैं वो काफी खुश दिखाई दी है। श्रुति रवि, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम साहिल के पास जाएंगे और साहिल से जो है वहां की स्थितियों का जो है अवलोकन करेंगे और साहिल क्या कुछ हमें बताएंगे इसकी हम जो है उनसे जानकारी लेंगे। साहिल, पहले तो आप ये बताइए कि आप कहां पर हैं और कल जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो कल बादल छाए हुए थे, लगभग 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजने से थोड़ा सा ज्यादा ही समय हो गया है। आपके पीछे मुझे थोड़ी सी हल्की सी धूप जो है वो दिखाई दे रही है। सुबह जो आपने वॉक थ्रू भेजा था उस समय हम देख रहे थे कि काफी सारे आपने कोट पहने हुए थे ठंडी से बचने के लिए। इस ठंडी में भी लोग जो हैं वो प्रयागराज में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अमृत स्नान का दिन है और अमृत स्नान का जो लाभ है वो भक्त ले रहे हैं, तो आप कहां पर हैं और वहां की क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से जो है वो व्यवस्था है? साहिल सर, अभी हम संगम घाट के पास में हैं और यहाँ आज सुबह 3:30 बजे से अमृत स्नान शुरू हो चुका था। लाखों श्रद्धालु सुबह से ही गंगा में स्नान कर रहे थे और आज अखाड़ों की भी रैली निकली है। उनका भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रोड शो निकला है आज, और पूरे अखाड़े के साधु और उनके भक्तगण भी आज स्नान करने आए थे संगम में। रही बात ठंड की सर, तो आज जरा कम ठंड है। सुबह थोड़ी बारिश हुई थी यहाँ पर, बट अभी यहाँ पर सूरज देवता ने आज सबको दर्शन दिए हैं और अभी स्थिति यहाँ पर ज्यादा ठंडी नहीं है, यहाँ पर अभी नॉर्मल टेम्परेचर है। हमने सुबह आज कुछ फॉरेनर्स से बात की है, उनका ये कहना है कि हमको आज संगम में जो अमृत स्नान किया है हमने, वो करके एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी हमें मिल रही है। जो भी पेन था उनका पैरों का, जो इतना चलना पड़ रहा है यहाँ पे एक सुविधा है कि गाड़ियां नहीं है यहाँ पे, जहां भी जाना है आपको चलकर जाना पड़ेगा। तो उनका ये कहना है कि हम जितना भी चले, जितना भी 2-3 दिन का पेन था, आज हमें वो संगम में स्नान करने के बाद पूरा पेन चला गया है और एक अलग ही ऊर्जा उनमें दिखाई दे रही है। और साधुओं से हमने बात की, नागा साधुओं की भी आज सुबह अखाड़ों की रैली निकली, वो भी भारी संख्या में आज बाहर आए थे। और ठंड की अगर बात करें सर, तो नागा साधुओं को तो ठंड या फिर गर्मी किसी से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे हमने आज एक वीडियो भेजी है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि इतने ठंड में भी साधु बिना वस्त्र के भी चल रहे थे, रैली कर रहे थे, भक्तों से बात कर रहे थे और सबसे मिलजुल रहे थे। सर, जहां पर मौजूद हैं हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका आवागमन जो है वो शुरू है। मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से आप बात करें और उनका जो मनोभाव है उसको प्रदर्शित करने की जो है थोड़ी सी कोशिश करें। और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आज कोई नागपुर का, विदर्भ का या आसपास के इलाके का साहिल कुछ भक्त आप लोगों से मिले, उनसे मुलाकात हुई, उनका भाव किस तरीके से रहा? सर, आज हमें मुंबई के 3 से 4 लोग मिले हैं संगम तट पर। उनका ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं
यूपी पुलिस ने यहाँ की है महाकुंभ में, वही सेम व्यवस्था है नासिक में भी होना चाहिए। जब महाकुंभ या अर्धकुंभ नासिक में होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उनकी ये मांगनी है कि जब हमारे यहाँ नासिक में कुंभ होगा तो उन्हें भी यहाँ पर सेम व्यवस्थाएं चाहिए, और जैसे ही यहाँ पर सिक्योरिटी है वैसे ही वहां पर भी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है सर मुंबई के लोगों ने। और यहाँ पर हम अब कुछ लोगों से बात करेंगे। तो सर कहाँ से आए आप? मैं बनारस से आया हूँ। हाँ। और इस मेले में और अद्भुत व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी की है। और हम लोगों ने यहाँ पे 4 दिनों से हैं, 11 तारीख को हम लोग आए थे। और यहाँ पे कठपुतली के द्वारा लोगों को संविधान की बातें बता रहे हैं और पर्चा वितरण भी कर रहे हैं। और ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं मेले में। हम लोग 26 तक मेले में रहेंगे और इस तरह से लोगों को संविधान के बारे में, उनके हक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आपका स्नान हो चुका है? स्नान हो चुका जी। कब? सुबह में ही किया। आज सुबह 5 बजे चले गए थे स्नान। ठंड नहीं लगी आपको सुबह? नहीं, आस्था का विश्वास था। पानी गर्म था? इतने लोग जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो पानी काफी गर्म। आप कितने दिन से है यहाँ पर? हम यहाँ से। तो अगर आपके नजरों में कुंभ को देखा जाए, आप अपने आने वाली पीढ़ी को कुंभ आस्था और विश्वास का पर्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि दान करते हैं और देते हैं। और ये तीर्थों का राजा है। कुंभ तीर्थ राज कहा गया, सारे तीर्थों का राजा है। और इसमें आकर के सब लोग आस्था और विश्वास है, लोगों का अपना इतना विश्वास है इस धर्म में। सनातन की जैसे डेटा आया है, अभी 2.5 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं आज का। और शाम तक 3.5 करोड़ तक जाएगा एक दिन में। तो ये अद्भुत बात है। लोगों क्या ऊर्जा आई है, ऐसा कुछ लग रहा है? एनर्जी अलग? जी बिल्कुल। लाखों लोगों के साथ आप करते ही मिलती है वो सबको। और इतने दूर से लोग आ रहे हैं। आप देखिए बस कहाँ रख दिया, 10 किलोमीटर लोग पैदल चले आ रहे हैं। पैर नहीं दुख रहे आपके? पैर नहीं दुख रहे हैं लोगों के। अच्छा, हम और कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। बातचीत जो है वो कर रहे थे लोगों से, और एक जो बातचीत जो है एक सवाल जो उन्होंने पूछा वो बहुत जरूरी सवाल था, जिस पर जो बनारस के आए हुए भक्त थे जो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके का उनका अनुभव है और क्या कुछ व्यवस्था है। तो 144 वर्षों के बाद में ये संयोग आया है कि ये महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है, अर्धकुंभ का आयोजन होता है नक्षत्रों की मान्यताओं के अनुसार या उनकी गणना के अनुसार, जो इसमें इसको एक तरीके से महाकुंभ जो है वो कहा जा रहा है। और जो वजहें हैं उनको भी गिनाते हुए जो है इसके महत्व देख रहा है, जो इसका अनुभव ले रहा है, जो जी रहा है, जो वहां पर पहुंचा है, आने वाली पीढ़ियों को, या जब कुंभ करके आएगा और ये नजारा सब देखेगा कि हम ऐसे आयोजन का हिस्सा एक तरीके से बने। में जो है 3 पीढ़ियों के बाद में ये संयोग बनता है कि आप इस कुंभ का जो है वो लाभ ले सकें। हम रवि के पास जाएंगे और रवि से बातचीत करेंगे। और रवि और हमारे जो संवाददाता हैं साहिल, हम दोनों के पास में जाएंगे और उनसे वहाँ क्या कुछ चल रहा है इसकी जो है जानकारी हम हमारे दर्शकों को देंगे। हमारे दर्शक यूसीएन न्यूज के माध्यम से जो है वो देख ही रहे होंगे। नागा साधु जो है वो पूरा कुंभ मेले का जो आयोजन होता है उसमें एक तरीके से आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये जो पूरा का पूरा प्रयागराज का क्षेत्र है, जो बनारस के जिनसे साहिल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि किस तरीके से प्रयागराज को जो है वो तीर्थों का राजा कहा जाता है, कि उसकी जिस तरीके से विशेषता है और अलौकिकता है। तो देश भर से जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी तस्वीर में जिन्हें आप देख रहे हैं, तो अगर महिला की वेशभूषा आप देख रहे हो तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजस्थानी जो एक तरीके से परिवेश होता है वस्त्रों का, वो धारण करके महिलाएं जो हैं वो पूरा का पूरा परिवार जो है वो प्रयागराज में आया है। और इस जो अमृत स्नान है उसका लाभ एक तरीके से ले रहा है। तो भव्य और दिव्य एक तरीके से ये अलौकिक वातावरण प्रयागराज में जो है हमें दिखाई दे रहा है। और यूसीएन न्यूज की टीम न केवल उसको कवर कर रही है, बल्कि वो अनुभव जो है उस
को भी ले रही है। साहिल के पास हम फिर जाएंगे। साहिल, आप कुछ और लोगों से बातचीत कर रहे थे, मैं अभी दर्शकों के साथ में भी जिक्र कर रहा था कि एक बड़ा जरूरी सवाल आपने पूछा था कि ये जो मौका है, जो बनारस से आपको भक्त मिले थे उनको आपने एक सवाल पूछा कि आप आने वाली पीढ़ियों को ये जो कुंभ आप आए हैं और इसकी जो महत्वता है और विशेषता है उसको आप किस तरीके से बताएंगे। तो ये तो एक संयोग इस तरीके से है कि 3 पीढ़ियों में ये मौका मिला है कि वो कुंभ के इस आयोजन का हिस्सा एक तरीके से बन सके। तो बड़ा जो भी भक्त इस प्रयागराज के कुंभ में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा होगा, वो भी अपने आप को, अपने भाग्य को बहुत प्रबल मान रहा होगा कि कहीं उसे इस तरीके का मौका मिला कि वो प्रयागराज में जो है आके 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ आया है उसमें उसको अमृत स्नान भी है और एक संयोग मकर संक्रांति के दिन ये है कि अमृत स्नान का उसे मौका मिला। तो कुंभ में जाने वाला तो हर व्यक्ति विशेष है, उसका भाग्य विशेष है, लेकिन अमृत स्नान के मौके पर जो 4-5 प्रमुख तिथियां हैं उस मौके पर अगर कोई स्नान करता है वो तो और गौरवान्वित होके बताएगा कि हम तो भैया अमृत स्नान के दिन जो है वो पहुंचे थे और प्रयागराज में संगम पर हमने स्नान किया। साहिल, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ और लोगों से बातचीत करें और उनका जो मनोभाव है वो हम तक पहुंचाएं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, और अगर आपको महिला श्रद्धालु और महिला कोई भक्त मिले तो उनसे आप बात करेंगे और जो है वो बेहतर रहेगा। आपके पीछे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है परिवारों में पूरा के पूरा परिवार जो है वो आया हुआ है और कुंभ में आए हैं बच्चे जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं संगम में स्नान के लिए। साहिल जी सर, कुछ युवा है हमारे साथ यहाँ पे। सर क्या नाम है सर आपका? मिथुन राजपूत। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग आए हैं शहडोल, एमपी से आए। हाँ। तो कैसा कुछ अरेंजमेंट लग रहा है सर कुंभ का आपको? यहाँ अभी तक तो बढ़िया लग रहा है, ट्रेनें लेट हैं, हाँ। बाकी बढ़िया लग रहा है। और अंदर का अरेंजमेंट कैसा है? पैदल चलना पड़ रहा है दूर दूर तक? वो तो चलना पड़ेगा क्योंकि इतनी भीड़ है तो चलना पड़ेगा। कब आए आप? आज आए या कल आए? पहुंचे हम लोग। ओके, हाँ। तो स्नान आपका होने का है? हाँ, होने का। अच्छा, कुंभ आपके नजरों में क्या है और आपके आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताएंगे कि महाकुंभ और कुंभ का महत्व क्या है? कुंभ क्या कहें, हम लोग तो स्नान के बारे में ही बात कर लेंगे कि गंगा में स्नान करना है। हमारे पास आया है सनातन धर्म में 144 साल बाद। जी, 3 पीढ़ियों में से एक पीढ़ी को इस कुंभ में आने का हमारे बाद किसको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना। तो ये मौका हम लोग नहीं छोड़ना चाहते। तो युवाओं को क्या बताएंगे आप? सभी कोई आए और यहाँ अब नजारा देखे, भव्य नजारा देखे। जी सर, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर। कुछ युवा और जुड़े हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है सर आपका? सुनीश से आए हैं आप? दिल्ली से। कैसा लग रहा है कुंभ का अरेंजमेंट पूरा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो आपका ये कुंभ आप कर रहे हैं, इसके पहले कोई अटेंड किया है? नासिक वाला पहला कुंभ है। तो यूपी गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पुलिस का देखा जाए, सीसीटीवी का देखा जाए, आपने कैसे रील्स वगैरह में देखा है यहाँ के? यूट्यूब रील्स न्यूज पर स्नान हो गया आपका? स्नान करने मतलब आप क्या सोच के आए हैं कि हमें कुंभ में जाना है और यहाँ स्नान करना है? क्या ब्लेसिंग लेने के लिए बेसिक तो यही होता है कि ब्लेसिंग लेने जानी है, सबकी ब्लेसिंग लेने जाना है, माँ गंगा की ब्लेसिंग लेने जाना है और साधुओं से बातचीत करने का मन वगैरह? थोड़ा विश्वास में थोड़ा कम है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज के टाइम में सर नकली और असली बहुत है ना, पता नहीं चलता कि कौन असली है कौन नकली वाला काम कर रहा है। कुंभ में माना जाता है कि सभी असली रहते हैं। तो सर इंडिया में बहुत कुछ जाता है लेकिन वो हकीकत नहीं होता ना। अच्छा, ये चीज है। तो आप दोनों आए हैं दिल्ली से। दिल्ली में क्या टेम्परेचर है अभी? क्या कैसा वातावरण है? यहाँ से सर ज्यादा ठंडी 20 के बीच। यहाँ से ज्यादा ठंड है। प्रयागराज की ठंड कैसे लगी आपको? आज ही आए हैं, बल्कि शाम को ही आए हैं हम। स्नान करते समय ज्यादा अगर ठंडा वातावरण रहा तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? अरे सर करेंगे, इतनी दूर आए करने के लिए श्रद्धा है। चलो थैंक यू। हो या कुछ भी हो लेकिन हम स्नान करेंगे, श्रद्धा है और भावना है और कुंभ के प्रति उनके अंदर प्यार है और मान्यता है सनातन धर्म को लेकर। देवेश सर। और हमें जो है वहाँ का जो
पूरा का पूरा विवरण है वो हमारे दर्शकों को जो है वो पहुंचाते रहे। हमारे साथ रवि भी जुड़े हैं, हम रवि के पास आएंगे और रवि से भी जो है वो संपर्क करेंगे और रवि से बातचीत करेंगे और रवि कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ वो हमें बताएंगे उसकी भी जो है वो हम जानकारी उनसे लेंगे। साहिल, जब तक अगर आप रवि आ गए हैं स्क्रीन पर, रवि से हम बात करते हैं। रवि, अगर आपके साथ में जो पीछे दिखाई दे रहे जो लोग हैं उनसे अगर आप बातचीत करें और उनका जो भाव है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां जो लोग आने वाले जो भक्त हैं उनका क्या मनोभाव है उसकी जानकारी जो है वो हमें मिल पाएगी और जो है वो हम ये जान पाएंगे कि आखिर वहाँ क्या कुछ जो है लोग सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं कि वो कुंभ में आए हैं और प्रयागराज में आए हैं। जी दिवेश, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी हम गंगा के किनारे ही खड़े, यानी कि जो स्नान करके वापस लौटते हैं हम उस छोर पर खड़े हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महाकुंभ कितना उनके लिए महत्वपूर्ण रहा इस बार और सबसे प्रमुखता की स्नान करने के बाद उनकी क्या नाम है भाई तुम्हारा? केशव यादव। कहाँ से आए हो? यहीं से प्रयागराज से ही। स्नान कर लिया यार तुमने? हाँ, स्नान कर लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा, एकदम अच्छा लगा, बढ़िया फील हुआ। 4 बजे भोर में नहाए। 4 बजे भोर में नहाए। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक मेरा प्रचार कर रहे थे ना अपना। अच्छा, अपना प्रचार कर रहे थे। ये अपना प्रचार कर रहे हैं। अभी और लोगों से हम बात करेंगे कि उनको किस तरह लगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर, झारखंड से आए हैं। गंगा जी में स्नान कर लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था किस तरह लगी आप लोगों को? एकदम बोलने का नहीं है, इतना सुंदर। अच्छा, क्या कहेंगे महिलाओं के लिए कैसी सुरक्षा थी हमारी? बढ़िया सुरक्षा थी। पुलिस प्रशासन हम लोग को बहुत अच्छे से मतलब गाइड किए हैं। जहाँ भी हम लोग मतलब भूले भटके हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे से मतलब ये की सहायता की। ताकि प्रशासन को बहुत धन्यवाद। हाँ। किस तरह अभी देखिए महाकुंभ का पर्व है, 144 साल बाद आया है, 3 पीढ़ियों को एक तो मिलता है। क्या भावना है इसको लेकर और अपने बच्चों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि प्रमुख सवाल ये है? अपने बच्चों के लिए बोलूंगी कि ये मतलब तीर्थ करना चाहिए। हम कर लिए, हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम लोग से कि वो लोग को भी आगे का कुंभ का वो लोग भी मजा ले और भगवान का ऊपर आस्था रखे। बच्चों को नहीं लाए आप लोग? नहीं, बच्चे लोग अपने अपने स्थान पर बिजी है इसीलिए आस्था के लिए बिजी बन थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। सही है रे? सही बात है, आना चाहिए। जन्म जन्म का हम लोग को पूर्व पुरुष बनाया है, इसको मानना चाहिए। सबको आना चाहिए। सबको हम प्रणाम कर रहे, सबको आना चाहिए। सबको जो है कुंभ आना चाहिए, ऐसा कहना है। अभी और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कुंभ उनके लिए क्या कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे एक ये चीज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी जो है पुलिस यहाँ पे चाक चौबंद है। हमें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं महाराज? हरियाणा से। कहाँ से? जींद, हरियाणा से। चीन से आए, हरियाणा से। क्या कहेंगे, महाकुंभ में स्नान करके आ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा, क्या भाव है? बहुत शांति प्रिय, सरकार द्वारा बहुत बढ़िया प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन और सफाई काफी अच्छी है। मैं इसके लिए मोदी योगी सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, महाकुंभ को लेकर एक अलग है और सबसे प्रमुखता आज के जो दिन है मकर संक्रांति का, इसकी अलग महत्वता है। स्नान आपने मकर संक्रांति के दिन किया है। सनातन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है और खासकर ये महापर्व है। महापर्व इसका विशेष महत्व है। तो इस दिन स्नान करने से आदमी मतलब एक तरह से आत्म शांत महसूस करता है और अंदर से एकदम बिल्कुल शांत महसूस करता है। शांत महसूस कर रहा है। धार्मिकता ज्यादा जरूरी है। तो अभी और कुछ लोग जैसे भीड़ आई है बड़ी संख्या में, ये साधु संत महात्मा दूर दूर से जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को दिखा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और भी कई ऐसे हैं साधु संत महात्मा, इनसे बात करेंगे। डमरू लेकर आप घूम रहे हैं, बताइए, स्नान कर लिया आप? स्नान कर लिया, बहुत सुंदर स्नान हुआ। हाँ, क्या कहेंगे फिर? स्नान तो कर लिया आपने, क्या है फिर संदेश? आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आपने भी एक श्रद्धा भक्ति की डुबकी लगाई है। महाकुंभ का पर्व है। जी, बहुत बड़ा पर्व है ये हिंदू धर्म का और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। हमने स्नान किया यहाँ
बजाओ डमरू। जो है अखाड़ों का दर्शन किया, बाबाओं का दर्शन किया। अब मैं अपने घर के लिए प्रस्थान। किन किन बाबाओं से मिले आप? किन अखाड़े प्रमुखों से मिले? नागा बाबा वगैरह से मिला, पंचायती अखाड़ा से मिला, तमाम अखाड़ों से मिलते हुए फिर मैं अपने घर को प्रस्थान। कहाँ से जा रहे हैं? घर कहाँ है अपना? घर मेरा यहीं प्रयागराज में। प्रयागराज के ही निवासी है। तो दिवेश, ये आम जो लोग हैं यहाँ बता दूं कि बड़ी दूर दूर से जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं। हिमाचल से पहुंचे हैं, आसाम से पहुंचे हैं, केरल से पहुंचे हैं, तमिलनाडु से पहुंचे हैं। क्या कहे, देश के हर कोने से जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम उम्र के या तमाम जो है वो है, बच्चे भी हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जो श्रद्धा की डुबकी नहीं लगाना चाहता है। सभी लोग पहुंचे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो महाराष्ट्र से भी पहुंचे हैं और इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। कहाँ से आए हैं सर? महाराष्ट्र. कुठून आले? महाराष्ट्र. नांदेड जिल्हा. काय म्हणता, आता तुम्ही स्नान केला आहे, तुमचा काय सांगणार? तुम्ही व्यवस्था कशी वाटली तुम्हाला? व्यवस्था एकदम शांत, व्यवस्था चांगली आहे. एवढे जवळपास 5-10 करोड पब्लिक असतं सुद्धा इथं एवढा नियोजन आहे. प्रत्येक पोलीस फोर्स असू द्या किंवा मेडिकल असू द्या, कोणत्याही डिपार्टमेंट वाल्यांनी चांगली म्हणजे मदत करण्यामध्ये समर्थ आहेत. समजा याच्यामध्ये तुम्ही दोघंच आल्या की अजून आहे? फॅमिली आहे, पूर्ण कुटुंब फॅमिली आहे. 3 दिवस झाले आम्हाला इथं. 3 दिवसापासून इथंच आहो आम्ही. काय म्हणणार तुम्ही? आता मकर संक्रांती होती. नंबर 1 मकर संक्रांती होती, तुम्ही स्नान केला, तुमचं काय महाकुंभला तुम्ही कसा संदेश, काय तुमचा आप जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको लेकर क्या संदेश है महाकुंभ के लिए? आना जरूरी है. आना जरूर. आना जरूरी. 144 वर्षानंतर जे आता हे महाकुंभ भरलं, हे आम्हाला माहित झालं. त्या आयोजनामध्ये आम्ही आलो इथं. तर इथं अरेंजमेंट आणि सगळं म्हणजे पूर्ण लोकांचं जे भर आहे समजा, म्हणजे हिंदू समाज जे आहे समजा, एक जागृत समाज आहे. पूर्ण भारत देशातून विदेशातून सुद्धा इथं आलेला आहे समजा. आणि प्रत्येक आयोजनामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने चांगले आयोजन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि आम्हाला सुद्धा चांगलं वाटलं. मी 3 दिवसापासून इथेच आहोत समजा. 3 दिवसापासून तुम्ही इथेच आहे. नांदेड से पहुंचे हैं और 3 दिन से यही है. कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास. अच्छा, दिल्ली से आई हैं. क्या महाकुंभ में आप आई हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? क्या भाव है? किसी ने बहुत अच्छा किया है, किसी ने भी नहीं किया. तो बड़ा अच्छा लगा. महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रही है. क्या व्यवस्था कैसी रही महिलाओं के लिए? बहुत अच्छी रही. कोई खतरा नहीं, सब कुछ अच्छी तरह स्नान करके आए. कोई डर नहीं. आप दोनों अकेले आए हैं? 12 लोग आए हैं. इधर उधर हो रहे हैं. यहाँ पर कोई डर नहीं है हमारे को. अच्छा, कोई डर नहीं है. महिलाओं के लिए व्यवस्था बड़ी अच्छी, सुरक्षा एक नंबर की सुरक्षा. बिहार से, सुपौल जिला से. सुपौल से है जी. तो बताइए कैसा लगा? स्नान तो करती हैं आप? अच्छा स्नान हुआ. हाँ, बहुत रंग मिला है. जोगी जी का व्यवस्था बहुत अच्छा है. जोगी जी का व्यवस्था अच्छा है. और क्या कहेंगे, महाकुंभ तो है, बच्चों को नहीं लाए, परिवार के साथ अकेले आए. वैसे लोग को देखे तो आ गए. अब जा रहे हैं तो फिर बच्ची को लेकर क्या लेके आएंगे. क्या बोलकर लाएंगे महाकुंभ? महाकुंभ में यही लेके आएंगे जो गंगा मैया का कृपा होगा वो करेंगे. अच्छा, यही गंगा मैया कृपा करेगी इसलिए चलो और क्या करेंगे. हाँ. तो दिवेश, ये जनता थी, अपना स्नान करके जो है वापस लौट रहे हैं अपने गंतव्य के लिए. सभी ने अपनी बातें कही. आस्था महत्वपूर्ण है. आस्था को लेकर जैसे कि हमने पहले था कि बड़ी दूर दूर से जो लोग हो यहाँ पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से भी लोग हैं. सबसे प्रमुखता महिलाओं को लेकर जिस तरह की व्यवस्था की गई, महिलाएं उन्हें काफी तारीफ करते हुए दिखाई दे रही हैं. दिवेश सर. जी, रवि, आपसे संवाद जारी रखेंगे. सहयोगी सुमन आपसे कोई सवाल करना चाहती हैं. बड़ा जरूरी सवाल है, क्योंकि अब जो जिक्र हो गया है वो कुंभ मेले में महिलाओं के मद्देनजर होने लगा है. तो मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी सवाल है सुमन का. जी हाँ. तो रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस महाकुंभ में 60 से भी ज्यादा देशों के लोग शामिल होने वाले हैं, और महिलाओं का जो मुद्दा मैंने इसके पहले भी आपसे पूछा, तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हो रही हैं इस महापर्व में. और आपने जैसे बातचीत भी की, महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस कर रही हैं. तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि महिलाएं खुद से ये चीज व्यक्त कर रही हैं कि वो काफी सुरक्षित है, वो भी इतने बड़े आयोजन में.
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी जानकारी हमें मिली है कि एप्पल के जो को फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी लॉरेंस जॉब्स भी वहां पर पहुंची हैं और वो कल्पवासी बनी है 12 दिनों के लिए। तो इसमें आपने अभी तक जितने भी जो विदेश से लोग आए होंगे उनसे उनका भाव क्या रहा है, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि अगर अन्य देशों के लोग भी यहाँ आकर वो इस प्रकार से गौरवान्वित हो रहे हैं और इस इतने प्रमुख आयोजन में सम्मिलित होकर वो खुश हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि कुछ विदेशी लोगों से आपकी जो बातचीत हुई होगी या उनके भाव कैसे हैं वो आप जनता तक बताएं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि 60 देशों के जो नागरिक है वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें जो एप्पल के को फाउंडर है उनकी पत्नी भी शामिल है जी। वो यहाँ पे सेक्टर 9 में कैलाश नंदगिरी महाराज जी के आश्रम में ठहरे हुए हैं। 45 दिन का कल्पवास वो कर रही हैं। महाराज जी ने उन्हें खुद अपना गोत्र दिया है और उनका नाम कमला रखा है। 45 दिन के लिए वो वहाँ आज यहाँ ठहरी हुई हैं। आज जैसे कि शाही स्नान था, हम वहीं मौजूद है। वो मैम खुद भी जो है वो महाराज जी के साथ जो है स्नान करने के लिए जो पहुंची थी त्रिवेणी घाट पर। वहीं बड़ी संख्या में जो है विदेशी नागरिक जो है यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी उतनी ही है जितने पुरुषों की है। तमाम अखाड़े जो हैं जिसमें तमाम विदेशी जो साधु संत है वो भी मौजूद हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सालों से अखाड़ों के यहाँ पे निरंतर बने हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। महिलाओं को जब हमने इन लोगों से बात की और खासकर महिलाओं से बात की तो उनके लिए एक बेहद ये अभूतपूर्व था। उनका कहना था कि इस तरह का जिस तरह का ये आयोजन किया गया है, एक जगह पर इतने करोड़ों लोग एक साथ जमा हो रहे, ऐसा कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। और सबसे महत्वपूर्ण, कुंभ को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जो उन्होंने साधु संतों के माध्यम से उन्होंने पूछा। और जब हमने उसको लेकर ये कहा कि आपकी जो थे उसका किस तरह आप उसको देखते हैं, उनका कहना था कि हम अभिभूत है कि हम यहाँ हम अपना एक खुशनसीब मानते हैं कि हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम कुंभ में जो है मौजूद हैं। कुंभ में किस तरह स्नान किया जाता है, हिंदू सनातन धर्म को लेकर जो पद्धतियां हैं वो हमें जानने के लिए हमें मौका मिला। और तमाम चीजें जो है वो लगातार एक हिंदू जो व्यक्ति है जो हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है, ठीक उसी तरह पालन जो है हमें वो करते हुए दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण आज शाही स्नान था। सुबह से ही त्रिवेणी संगम पर लोगों की, खासकर तो विदेशों से जो लोग आए हैं उनकी संख्या देखी जा रही थी। कई लोग तो हमें इस तरह मिले हैं जिस तरह हमारे साधु संत होते हैं, हालांकि वो साधु नहीं थे, लेकिन वो उन शिविरों में रुके हुए थे जिससे जो है जिस तरह वेशभूषा साधु संत ने पहनी थी, ठीक उसी तरह वो भी पहनकर जो यहाँ पहुंचे थे। बहुत खुशी, एक तरह से उनका कहना था कि जो मन को जो शांति जो हम दुनिया के अन्य कोनों में ढूंढते हुए हम घूम रहे थे, हमें प्रयाग में मिली, संगम में डुबकी लगा के मिली, तो ठीक भाव उनके भी ठीक उसी तरह थे जिस तरह एक भारतीय के होते हैं। श्रुति, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया अमित कि विदेश की महिलाओं द्वारा या विदेश के पुरुषों द्वारा कैसे इस महाकुंभ महापर्व का आनंद लिया जा रहा है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि जैसे कुंभ का जो मेला है ये बहुत प्रसिद्ध है कि कुंभ के मेले में अक्सर लोग गुम जाते हैं, अपने परिवार वालों से बिछड़ जाते हैं और कई सालों तक वो फिर उनसे मिल नहीं पाते। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, तो इस बार अपने परिजनों से अगर कोई बिछड़ जाता है उससे वापस मिलवाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुंभ मेले में, तो इसके लिए भी मैं चाहूंगी कि इसका आपको जायजा लिए और जनता को बताएं इस बारे में। रवि, इसी से जुड़ी हुई बस सवाल नहीं है, मेरा बात है, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि कुंभ के मेले में बिछड़ना, चूंकि जो ये कहावत रहती है, लेकिन ये कहावत क्यों बनी होगी इसका अंदाजा अब हम लगा सकते हैं। आप तो चूंकि प्रत्यक्ष कुंभ में मौजूद हैं तो आप देख रहे होंगे कि इतने लोग, इतनी भीड़ है, तो ये एक तरीके से कहावत ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कुंभ के मेले में बिछड़ गए या किसी को बिछड़ना हो तो कुंभ चले जाएं। तो बड़ा जरूरी सवाल है, मुझे लगता है कि इसको लेके तो खास तौर से मीडिया रिपोर्टिंग भी हुई है कि कितने लोग बिछड़े हैं और कितने लोग मिले हैं। तो आपको लगता है कि जो कहावत हम अब तक सुनते आए हैं वैसी स्थिति इस बार 2025 में जो महाकुंभ हो रहा है उसमें भी है क्या,
और अगर नहीं है तो स्थितियां बदली हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको, रवि? देश और श्रुति में आप दोनों को बता दूं कि जिस तरह हमने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई फिर बाद में मिलते हैं, इस बार आमतौर पर जो पुराने जो आयोजन कुंभ को लेकर हुआ करते थे उसमें ये खास सुनाई दी जाती थी। इसको हम न्यूज रिपोर्टिंग भी हमने देखी हुई है जिसका जिक्र आपने किया। हालांकि इस बार ऐसी स्थिति यहाँ दिखाई नहीं दी है। 2 दिन हो गया कुंभ के मेले को लेकर भीड़ लगातार बनी हुई है, चाहे त्रिवेणी घाट हो, झूसी घाट हो या अरेल साइड का जो घाट है, भक्तों की भीड़ से जो घाट है वो पटे हुए हैं, जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कि कोई व्यक्ति बिछड़ गया। हाँ, कोई दूर जरूर हो जा रहा है, पास में नहीं मिल रहा है, तो लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। सरकार ने इस बार जो कानून व्यवस्था या है जो सुरक्षा को लेकर जिस तरह के इंतजाम किए हैं, वो इस जो समस्या जो सालों से हम मेले में सुनते थे वो उससे कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई देगी है। कदमे कदमों पर पुलिस वाले बैठे हैं, कदमों कदमों पर छोटी छोटी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, हर एक सेक्टर में 2-2 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से गुम ना हो जाए, कोई बिछड़ ना जाए। इसी के साथ साथ ये भी पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर कोई अपने परिजनों से दूर होता है तो उसे तुरंत के तुरंत उसे ढूंढा जाए जब तक वो परिसर में है। इसी का एक प्रत्यक्ष जो हम मिला कि हम अरेल घाट पर जो है हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला का नाम पुकारा गया स्पीकर से कि वो महिला जो है वहां से दूर होगी, और प्रमुखता ये थी कि वो महिला हमारे पास में ही थी। तो हमने उनसे, तो वो बोली कि मेरा नाम है। तो हमने पूछा कि जब आपका नाम है तो आप कहाँ कब से बोले बस 5 ही मिनट हुआ है कि मैं उनसे दूर हुई, मुझे वो दिखाई नहीं दिए, देखिए मेरा नाम अनाउंसमेंट हो गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ की गई है, बाकायदा हर क्षेत्र में लाउड स्पीकर हो, तमाम चीजें लगाई गई हैं, और सबसे प्रमुखता जो है एआई का इस्तेमाल जो है इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किस तरह जो है लोगों को ढूंढा जा सकता है, इसका पूरा ख्याल जो है सरकार ने रखा है। सबसे महत्वपूर्ण, जब हम जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि ये जो कुंभ हो रहा है ये डिजिटल कुंभ है। तो उसी की तरह जब कोई भी व्यक्ति जो कुंभ में प्रवेश कर रहा है, एआई के द्वारा उसकी जो है फेस या कहें उसकी मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा है। हर छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है कैमरे लगाए गए हैं, तमाम चीजें की गई है, जिससे व्यक्ति अगर कहीं भी गुम हो जाता है या कहीं अपने परिवार से बिछड़ता है, दूर होता है, तो कुछ ही घंटों के अंदर उसे उसके परिवार से मिलाया जा सके। एक प्रत्यक्ष जो हमने देखा, जिसका जिक्र हमने किया, तो इन तमाम जो चीजें हैं वो इस तरह नहीं है कि फिर इस तरह एक ये कहावत बनी जाए कि कुंभ के मेले में जो है बिछड़ गए थे और इतने सालों बाद मिले। और दूसरी चीज जो आपने जिक्र किया कि हम लोग देख रहे हैं, आमतौर पर 12 करोड़ लोग जब 2019 में कुंभ हुआ था प्रयागराज में ही, तब 12 करोड़ लोग पहुंचे थे और वो एक रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार जो है वो रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में टूट जाएगा, क्योंकि 2 दिन में ही कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं। जब हम लोग घाटों पर जा रहे हैं तो हमें लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मतलब लोगों की तरह एक जैसा पूरा जन सैलाब उतर आया हो जिस तरह हमें दिखाई देती है कि ठीक उसी प्रकार यहाँ घाटों पे दिखाई दे रहे हैं। हम सड़क पर ही मौजूद हैं, आप सड़क का ही हाल देख सकते हैं कि किस तरह कितनी भीड़ जो है यहाँ स्नान करके आ रही है और स्नान करने जा रही है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भीड़ कितनी होगी। तो जो जिस तरह की चीजें पहले होती थी लेकिन अब वो नहीं हो रही है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी जो तैनात हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने पहले बताया कि 2500 कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो। और सबसे प्रमुखता, जो कहीं भी अगर बिछड़ रहा है, अपने परिवार से दूर हो जा रहा है, तो आधे 1 घंटे के अंदर जो है वो उसे परिवार से मिल जा रहा है। हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा कि हमारे रिश्तेदार जो है हमसे हमारे से दूर चले गए हैं, आप हमको पता लगाइए। पुलिस वाले को बताया, पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम में फोन किया और आधे घंटे के अंदर जो है उनके 10 मिनट के अंदर नाम अनाउंसमेंट हो गया और आधे घंटे के अंदर व्यक्ति जो है अपने परिवार परिजनों से मिल गया। तो व्यवस्था इस बार इतनी जबरदस्त की गई है, और खासकर इस मुद्दों को देखते हुए, क्योंकि जो प्रयाग है, जो महाकुंभ है, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक ब्रांडिंग का मौका है, न केवल देश में बल्कि दुनिया के सामने एक इतना बड़ा आयोजन जहां करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बिना किसी भी ऐसी घटना हुए जिसकी बाद में उसके लिए सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए या किसी अन्य से खबरें बने कि ये कमियां थी। इस तरह की कमियां ना हो, इसको लेकर सरकार ने खास ध्यान दिया है। और
जो बिछड़ने वाली जो कहावत है उसे मिटाने का प्रयास जो है इस महाकुंभ में सरकार द्वारा किया गया है। दिवेश, आप भी इतने हजारों जो है करोड़ों लोगों के बीच में ये जो कुंभ मेला है इसको आप कवर कर रहे हैं, तो आप जो हैं, आप हैं, साहिल हैं, हमारे कैमरामैन मिथुन आदमने जो काफी मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके विजुअल को अपने कैमरे में कैद करें और वहाँ से फिर वो हम तक पहुंचे और हम अपने दर्शकों को जो है वहाँ के नज़ारे दिखाएं। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग भी नहीं बिछड़िएगा। इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं इसका जरा खास तौर से ख्याल रखिएगा। और मैं आपके पास में वापस आऊंगा। हम चलते हैं साहिल के पास में, तो साहिल से भी बातचीत किए हुए थोड़ा सा समय हो गया, हम उनसे भी नया अपडेट ले लेते हैं कि आखिर जो है साहिल कहाँ पर मौजूद हैं। साहिल, एक तो पहला आपसे सवाल ये है कि अभी रवि बता रहे थे कि कुंभ में किस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एक कहावत पर हम बात कर रहे थे कि कुंभ में बिछड़ने की जो कहावत होती थी अब वो ऐसी स्थिति इस दौरान नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी और किस तरीके की जो है वो व्यवस्थाएं आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कुंभ में किया जा रहा है। अभी रवि एक नांदेड़ से आए हुए जो भक्त थे उनसे बातचीत कर रहे थे, वो वहाँ के अनुभव जो हैं वो बता रहे थे। और कई लोग जो आप लोगों को वहाँ पर मिले हैं वो ये चाहते हैं कि चूंकि महाराष्ट्र भी जो है वो कुंभ मेले के आयोजन का जो है एक तरीके से मान रखता है। नासिक में हमारे यहाँ भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो ये बात कही जा रही है कि जो इस बार आयोजन प्रयागराज में दिखाई दिया है उससे बहुत कुछ एक तरीके से सीखे जाने की जरूरत है सब जगहों के लिए। ऐसी बात जो है वो कही जा रही है जहां पर कुंभ का आयोजन होता है। आपका अनुभव क्या कहता है, आपने और किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो देखी हैं? साहिल सर, सुविधाओं की बात करें तो हर चौक में हमें चेक पॉइंट मिल जाता है जहाँ 10 पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। अगर कोई भी अपने परिवार से खो जाता है तो तुरंत उनका अनाउंसमेंट होता है या फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर डायरेक्ट आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में उनके परिवार से उन्हें मिला दिया जाता है। जगह जगह यहाँ पर बैनर लगे हैं और उस पर स्कैनर लगे हुए हैं हेल्पलाइन नंबर के, पुलिस हेल्पलाइन नंबर के, एम्बुलेंस के। तो जो भक्त है वो डायरेक्ट उसे स्कैन करके हेल्प ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है कि जो भी प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है उनका फेस डिटेक्ट हो जा रहा है और अगर गलती से वो कहीं बिछड़ जाते हैं, हालांकि यहाँ भीड़ इतनी है कि थोड़ा सा भी लेट हो गए आगे पीछे चलने में तो आदमी बिछड़ जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पुलिस उनसे मिला देती है उनको हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने के बाद, और वो पूछती है पता वगैरह और अनाउंसमेंट लगभग मिनिमम सर 10 बार अनाउंसमेंट करती है स्पीकर पे पुलिस कि आप कहाँ है, आप इधर आइए, ये चेक पॉइंट पे आइए। एंड सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो बोलिए। हेलो जी साहिल बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पुलिस बिछड़े हुए को मिला रही है और 10 बार वो स्पीकर में मिनिमम 10 बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी खो गया है उनका नाम लेकर कि ये आपके परिवार का सदस्य यहाँ है, आप ये चेक पॉइंट पर आकर या फिर ये चौक पर आकर, ये घाट पर आकर आप उनसे मिल सकते हैं। है तो सेलफोन्स बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। सेलफोन्स के जरिए ज्यादा ये परेशानियां नहीं आ रही है बिछड़ने की, या कोई 2 मिनट में फोन लग जाते हैं, 2 मिनट में लोकेशन शेयर हो जाती है व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उतनी समस्याएं सर इस बार यहाँ तो नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि मुंबई के लोगों ने कहा था कि हमें नासिक में ये जैसे ये कुंभ का आयोजन हुआ है हमें नासिक में भी चाहिए। उनकी सीएम से ये अनुरोध है कि हमें नासिक में और पंढरपुर में जो वारी निकलती है हमें पंढरपुर में भी सेम आयोजन चाहिए। भक्तों का ध्यान रखा जाए, खाने पीने से लेकर रहने की सुविधा उन्हें प्रॉपर मिली जाए जैसे यूपी में महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोवाइड की है। सर
मेरे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी सुमन भी है। वो एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। मुझे लगता है कि आप उसका जवाब देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुमन, आप सवाल पूछिए। जी साहिल, तो हम जैसा कि आपने जेनजी की जो बात करी है, तो जेनजी की बात आते ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पे जो आयोजन हो रहा है, जो ये भव्य आयोजन है, उसमें युवाओं का किस प्रकार से योगदान है? मतलब युवा वॉलेंटियर्स की उसमें कितनी भागीदारी है? जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार कुंभ फेलो और इस प्रकार के कई इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किए गए हैं, जो कि सिर्फ ये कुंभ के दौरान ही हैं। देश भर के कई युवाओं को इसमें रोजगार भी मिलेगा और उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो किस प्रकार से भीड़ नियंत्रण और इस प्रकार के भव्य आयोजन में किस प्रकार से अपना योगदान दे सके। तो मैं चाहूंगी कि आप जनता को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि युवाओं का किस प्रकार से योगदान है इस बार। ये साहिल, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है कि बहुत जो है वो युवा वॉलंटियर्स जो हैं वो बहुत काम करते हुए हमें कुंभ में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी एक चीज, कल जब आपसे बातचीत कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि ये जो इस तरीके के बड़े धार्मिक आयोजन हैं, उन धार्मिक आयोजनों में जो बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो अपने आप में सामने आ रहे हैं, वॉलेंटियर बन रहे हैं। और न केवल वॉलेंटियर बन रहे हैं बल्कि एक तरीके से ऐसे जो आयोजन होते हैं वो कितना कुछ सीख सकते हैं, इसको लेकर भी एक तरीके से पहल की है। और आजकल के युवा जो हैं, जिस तरीके से आप लोग नए जमाने के हैं तो बड़ा टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, नए नए जो टेक्निक्स हैं उसको आप लोग एडॉप्ट करते हैं और उसके माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। सुमन ने जो सवाल पूछा कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी सवाल है कि भीड़ का मैनेजमेंट किस तरीके से हो, ये सिखाने के लिए कई युवाओं को कुंभ में बुलाया जा रहा है। साहिल सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ रोज के 1 से 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो भी यहाँ पर कुछ भी भगदड़ नहीं मच रही है, ना ही कुछ झगड़े हो रहे हैं। सब हंसी खुशी रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें युवाओं का ये योगदान है कि युवा संगम घाट के तट पर मौजूद है। कोई भी बुजुर्ग को या फिर कोई भी खोए हुए व्यक्ति को अगर सहायता चाहिए तो युवा वहां खड़े हैं। 5-5, 2-2 के ग्रुप में युवा वहां खड़ा है। वो तुरंत अपने टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी हेल्प करते हैं। और हमें प्रयाग महाकुंभ के बोर्ड के जहाँ स्टार्टिंग है वहां से युवा का सहायता, अगर हमें कहीं पूछना है कि संगम घाट कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, मेला अथॉरिटी कहाँ है, तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको गाइड करते हैं। हर एंड पे यहाँ युवा मौजूद है डायरेक्शंस देने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। बात करें युवा के यहाँ आने की, तो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बात की कि दिल्ली के 2 युवा यहाँ आए हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या भाव से आप यहाँ आए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे अंदर श्रद्धा है, सनातन धर्म को लेके हमारे अंदर बहुत एक ऊर्जा है और सम्मान है। तो जब बात आती है साधुओं पे, तो उनका ये कहना था कि साधुओं पे हमें उतना भरोसा नहीं है जितना हमें अपने धर्म पे है और गंगा जी के स्नान पर है। तो ऐसे कई लोगों के कई अलग अलग विचार है। कुछ युवाओं से हमने बात की है, कोई यहाँ पर अखाड़ा में जो संगम तट के उस पार में है, उन्होंने कहा है कि हम IIT बॉम्बे पास आउट है और यहाँ पर साधु बनकर रह रहे हैं 45 दिन के लिए। तो ये भी एक बहुत गौर करने वाली चीज है। VNIT के, IIT के, अपना बैंगलोर कॉलेजेस के, बड़े बड़े कॉलेजेस के युवा यहाँ पर आए हैं, साधु बने हैं 45 दिन तक और देख रहे हैं कि कैसे ये एक जिंदगी जी जा सकती है। हमने जब उनसे बात की, उनका कहना था कि सब मोह माया है, हमें सिटी की लाइफ में और ये लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। हमें ये लाइफ अडेप्ट करना और पसंद रहेगा। हालांकि जॉब करने से या फिर रोजमर्रा की जिंदगी से ये लाइफ उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। साधु बनकर जो उन्हें धर्म की प्राप्ति, धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन और महाकुंभ के बारे में जो भी उन्हें पता चल रहा है, वो सब जानकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं वो। और जब हमें वो चीज बताते हैं वो लोग, तो एक अलग ऊर्जा उनके चेहरों पर नजर आती है कि जो वो बताते हैं सनातन धर्म के बारे में, महाकुंभ के बारे में। और जब हमने उनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे आप IIT बॉम्बे में पहुंचे और वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा, तो उन्होंने कहा है कि भगवान ही सब कुछ है और श्रद्धा ही सब कुछ है, इसलिए वो साधु का रूप लेकर यहाँ पर 45 दिन मौजूद है और महाकुंभ का लुत्फ उठा रहे हैं। सर,
ये हमारे साथ हैं और इतनी अच्छी जानकारियां जो है देखिए वो निकलकर सामने आ रही है। आप लोग वहां पर मौजूद हैं तो वहां से जो हमें फीडबैक और अपडेट मिल रहे हैं, आप सारी चीज़ों पर नज़र रखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपका संवाद हो, बातचीत हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप अनुभव लेंगे तो हमारे अनुभव को बढ़ाने के लिए भी वो अनुभव बड़ा ज़रूरी होता है। हम रवि के पास चलेंगे और रवि से कुछ ज़रूरी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। रवि, एक तो आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि हमने सुरक्षा की बात कर ली, हमने भीड़ के नियंत्रण को लेकर बातचीत कर ली और जो सुरक्षा के अन्य जो मापदंड हो सकते हैं उनकी बातचीत कर ली, लेकिन एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि इतने सारे लोग एक शहर में आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में एक शहर में या एक शहर का एक जो क्षेत्रफल भाग है उस भाग में आ रहे हैं और काफ़ी देर तक वो रहते हैं वहाँ पर। ऐसे में सबसे बड़ा ज़रूरी सवाल है कि प्राथमिक तौर पर कहीं पर भी जब हम देखते हैं तो स्वास्थ्य जो होता है वो बड़ा ज़रूरी पहलू होता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनज़र किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं कुंभ में? आपका अनुभव क्या कहता है, क्या कुछ आपने देखा है? क्योंकि इतने सारे जब लोग एक साथ होंगे तो उनके स्वास्थ्य की चिंता करना बहुत लाजमी बात हो जाएगी। और चिंता करना तो एक बात होती है, लेकिन इतनी बड़े संख्या बल में स्वास्थ्य सेवाओं को दे पाना और बहुत बेहतर ढंग से दे पाना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से वहां पर जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं? रवि, जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस बार स्वास्थ्य को लेकर भी काफी अच्छा काम किया है। आमतौर पर जब कोई भी मेला प्रबंधन होता है या कहीं मेला होता है तो उसमें एक छोटा सा पीएचसी सेंटर खोल दिया जाता है, एक प्राथमिक उपचार केंद्र, जहां स्वास्थ्य को जो है जो कर्मी जो रहते हैं मौजूद रहते हैं, एक डॉक्टर एक नर्स किसी तरह, और उन्हीं के भरोसे जो है वो पूरा चलता है। लेकिन इस बार जो है कुंभ क्षेत्र में है एक अलग से व्यवस्था की गई है। जहां हम मौजूद हैं इसी से ही, हालांकि 500 मीटर दूर नहीं होगा, 300-400 मीटर दूर जो है सरकार ने अस्थायी तौर पर जो है 100 बेड का एक अस्पताल बनाया है, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया है, जिसमें तमाम डॉक्टर से लेके तमाम इक्विपमेंट्स के हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, सर्जरी के लिए या किसी भी तरह की, जब कोई व्यक्ति सीरियस होता है उसे एडमिट करने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो यहीं आसपास जो कुछ मीटर में जो अस्पताल बना है अस्थायी तौर पर उस पे किया गया है। बीते दिनों जब महाकुंभ की शुरुआत होने की थी उसके पहले जिस दिन ही ये अस्पताल शुरू हुआ था, एक नन्हे बच्चे का जो जन्म है वो इस अस्पताल में हुआ था। एक महिला पुलिसकर्मी थी जो जिनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, उनका जो है वो बच्चा जो है इसी अस्थायी अस्पताल में हुआ था। इसी के तहत जो है सरकार ने और भी कई व्यवस्था की है। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि करीबन 65 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये मेला प्रबंधन का क्षेत्र है, जिसमें हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो है वो व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य के मद्देनजर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। कुंभ के दृश्य और कुंभ के नज़ारे जो हैं वो हम सब यूसीएन न्यूज़ के माध्यम से जो है वो देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो वहाँ पर पूरी की पूरी जो है वो व्यवस्था की गई है। नागरिकों का, भक्तों का पूरा मेला जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और वो आज के दिन इस अमृत स्नान का लाभ ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि वो साधु संतों की जो मौजूदगी होती है और ये जो पूरा का पूरा कुंभ मेले का जो पूरा का पूरा एक समयावधि रहती है, उस दिन बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान जो हैं वो होते हैं। प्रयागराज में तरह तरह के आयोजन होते हैं और इन आयोजनों में जो है वो बड़ी संख्या में न केवल जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, बल्कि आम जो नागरिक होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी इन धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं और हिस्सा लेकर अपनी जो है
वहां पर उपस्थित कराते हैं और पुण्य को जो है वो हासिल करने का एक तरीके से प्रयास करते हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम साहिल के पास में वापस लौटेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो भक्त हैं, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो है नागपुर से भी जो भक्त हैं वो कुंभ मेले में पहुंचे हुए हैं और वो भी अपनी उपस्थिति को जो है वहां पर दर्ज करा रहे हैं। कई जो भक्त हैं उन्होंने हमसे भी संपर्क किया और उनके लिए भी एक तरीके से ये बड़ा उत्साह का विषय रहा कि यूसीएन न्यूज की टीम प्रयागराज में मौजूद है। तो प्रयागराज में जो मौजूद हमारे संवाददाता हैं, हमारी टीम है, उनसे उन्होंने संपर्क किया और अपने अनुभवों को भी साझा करने का जो है वो प्रयास किया है। हम साहिल और रवि से फिर से जुड़ेंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि जो वहाँ मौजूद श्रद्धालु हैं उनसे हम और अधिक जो है वो बातचीत करें। तो रवि जो हैं, रवि हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। रवि, स्वास्थ्य सेवाओं का आप जिक्र कर रहे थे और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो है वो हमें बता रहे थे। तो वो बड़ा मुश्किल भरा एक तरीके से काम है शासन और प्रशासन के लिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सरकार अगर चाहे तो क्या न कर ले, तो वही सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो इस आयोजन समिति के दौरान, आयोजन के दौरान हमें जो है वो दिखाई दे रही है। रवि, सुमन एक जरूरी सवाल आपसे करना चाहती हैं। आप चूंकि सुबह ही पहुंच गए थे अमृत स्नान के समय, जब अखाड़ों का जो है वो शाही स्नान हुआ उस समय आप मौजूद थे। तो अखाड़ों की वो जो पूरी की पूरी परंपरा है उसको आपने एक तरीके से देखा है। हम नागा साधुओं के विषय पर आएंगे जो कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन उससे पहले सुमन एक जरूरी सवाल पूछ रही हैं। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। जी, तो रवि, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे ये आस्था का महासागर जो ये महाकुंभ है, जो कि 144 सालों के बाद ये मौका आया है सभी लोगों के लिए, तो आप जैसे सुबह से वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा और हम जानते हैं कि जैसे वहां पे इस बार 13 अखाड़ों के साधु संत वहां पे पहुंच रहे हैं आज के अमृत स्नान के लिए। तो अभी तक मुझे लगता है कि अभी तक शायद 10 अखाड़े वहां पे पहुंच चुके हैं। तो इन 10 के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को ऐसी विचित्र बात जो हो, क्योंकि नागा साधु हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहते हैं महाकुंभ में, जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं और जिस तरीके से उनके जीवन में वो तमाम कष्टों को और तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर वो एक नया जीवन जीते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सबसे विचित्र ऐसा अखाड़ा जो आपके हिसाब से आपको लगा हो, मैं चाहूंगी जनता को बताइए आप ये चीज। विचित्र और विशेष दोनों ही। जी जी, जैसे कि दिवेश और सुमन, आपको बता दूं कि जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो लगातार जो है बना हुआ है। न केवल शासन प्रशासन बल्कि जो अखाड़े हैं, प्रमुखता से जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, उन्होंने भी एक बड़ा सा अस्थायी अपने हॉस्पिटल जो है अपने अखाड़ों के अंदर खोला हुआ है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति चाहे जो मेला परिसर में आ रहा है, गंगा स्नान के लिए आ रहा है, उस अस्पताल में जाके अपने इलाज करवा सकता है। डॉक्टर और तमाम दवाइयां, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो है अखाड़ों के अंदर मौजूद है। जिस तरह की नागा साधुओं की बात करें तो 13 अखाड़े हैं। प्रमुखता सबसे नागा अखाड़ा जो है वो सबसे प्रमुख है। नागा साधु जो है एक प्रमुखता आकर्षण का केंद्र रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आता है तो नागा साधुओं को देखना ही देखना उसके लिए पहली इच्छा होती है कि हमें नागा साधुओं से मिलना है। जैसे कि हमने पहले बात रहते हैं, कुंभ के समय ही आते हैं और कुंभ के बाद जो है लौट जाते हैं कहीं भी। इन तमाम जो सवाल है उनके मन में चलता रहता है। इस बार भी कुंभ का मुख्य जो आकर्षण का केंद्र जो है वो नागा साधु ही रहे। प्रमुखता 13 अखाड़े हैं हमारे सनातन धर्म में, जिस तरह व्याख्या की गई है, जिसमें नागा अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, अक्षय अखाड़ा है, आतल अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा है। इसी के साथ साथ ये 7 अखाड़े हो गए। इसी के साथ और भी 6 अखाड़े हैं जो इसी की तरह के अनुरूप और सबसे प्रमुखता उसमें रहते हैं। नागा अखाड़ा जो है या नागा साधु जो है मुख्यतः जूना अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और
महानिर्वाण जो निरंजनी अखाड़ा है, इसमें अधिकतर जो नागा साधु है उन्हें बनाया जाता है। सबसे जब गंगा स्नान होता है तो सबसे पहला जो नहाने का जो हक है वो इन्हें नागा साधुओं को दिया जाता है। इनकी परीक्षा बहुत अलग होती है। नागा साधु बनना एक आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर नागा साधु बनना चाहता है उसे कई तरह के स्टेजेस को पार करना पड़ता है, जिसमें 12 साल तक नागा साधु रहना, वो उन तमाम चीजों को करना जो समाज से, सारी चीजों से मोह माया को दूर करना और एकाग्रता बनाए रखना, ये तमाम जो चीजें हैं वो उन्हें पालन करना पड़ता है। नागा साधुओं को एक प्रमुखता, ये शिव भक्त होते हैं, शिव के उपासक होते हैं। इसी के साथ साथ जो है ये प्रमुखता जो है अखाड़ों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और बहुत सारे जो है देश के अलग अलग कोनों में है, घूमते रहते हैं और लगातार जो है धर्म का प्रचार, यानी कि हिंदू सनातन धर्म को लेकर जो है प्रचार करते रहते हैं। नागा साधुओं को एक तरह से हिंदू धर्म का और या सनातन धर्म का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब नागा साधु जो है सनातन धर्म के लिए या हिंदू समाज के लिए युद्ध तक उन्होंने किए हैं, जिसमें चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो या उसके पहले भी तमाम जो लड़ाइयां हुई हैं उसमें नागा साधुओं का भी सहभाग बड़ी संख्या में रहा है। नागा साधु जो आपने एक सवाल पूछा कि विचित्र और जो है एक अलग चीज, देखिए नागा साधु बनना ही एक अलग है। विभूति लगाए, गले में माला पहने, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, चिल्लम जो उनके एक कहा कहते जो भगवान शिव को प्रसादी चढ़ती है उससे लेते हुए मस्त मौला अपनी जिंदगी में जीते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, शांत चिंतन कहीं अपने ही मस्ती में धुनी रमाए बैठे हुए वो साधु, जो वो नागा साधु होते हैं। जब धर्म की बात आती है तो धर्म के साथ के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वहीं जब समाज की बात आती है तो समाज को किस तरह बदलाव करना है, सनातन धर्म को किस तरह वो करना है, ये तमाम जो चीजें हैं वो हमें करते हुए दिखाई हमें देते हैं। इस बार जो है हमें जो है नागा साधुओं का एक अलग रूप दिखाई देने को मिला। अधिकतर आमतौर पर जो ये माना जाता है कि नागा साधु जो है थोड़े से टेक्नोलॉजी से परे होते हैं, उन्हें मोह माया चीजें नहीं होती, लेकिन अब जो है नागा साधु भी टेक्नोलॉजी के करीब आ रहे हैं। इस बार अखाड़े में हमें कई नागा साधु ऐसे दिखे जो फोन चलाते हुए दिखे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए दिखे। फोटो में जब अखाड़ा निकल रहा था उसे कैप्चर करते हुए भी हमें बहुत सारे जो है नागा साधु यहाँ दिखाई दे। एक जो सबसे अनोखी जो इस कुंभ मेले में हमें दिखाई दी वो ये थी। और अजीब की बात करें तो अजीब तो कुछ होता नहीं है। हाँ, एक चीज जो होता है कि नागा साधुओं से जरा थोड़ा सा नागा साधुओं से जरा लोग जो है एक डर का भाव होता है, क्योंकि वो थोड़े से उनका मानना है कि एग्रेसिव होते हैं। पुरानी कहानियां भी जो रहती हैं कि नागा साधु को भी गुस्सा जल्दी हो जाते हैं। कई मौके पर हमें ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो बताते हैं कि जब वो कुंभ में मेले में गए थे तो नागा साधु ऐसे थे, उन्हें पहले स्नान करने दिया, कोई उनके पास नहीं जाता है। हालांकि वो उनकी आस्था जो है, उनके जो रहन सहन का एक हिस्सा है कि नागा साधु किसी को छूते नहीं है, दूर रहते हैं, क्योंकि वो समाज से दूर रहते हैं, वो धर्म के काम पर आस्था के लिए जीते हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, तो सबसे प्रमुखता जो आकर्षण का केंद्र जो इस बार जो है नागा साधु भी टेक्नोलॉजी के करीब दिखाई दिए। किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और चीजें की जा सकती है, उसमें एक कुछ, सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जो नागा साधु जो है उसमें भी सहभागिता अपनी दिखाते हुए हमें दिखाई दी। सुमन, हेलो, जी रवि, आज हमने जो है वो शस्त्र प्रदर्शन भी जो है वो हमने देखा। आपने अखाड़ों की जो परंपरा है उसके बारे में बताया और ख़ास तौर से नागा साधुओं को लेकर जो कौतूहल और जो आकर्षण है उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। तो शस्त्र जो है वो उसका भी एक तरीके से पूरा का पूरा प्रदर्शन देखा गया और एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन था कि धर्म के रक्षण के लिए किस तरीके से जो है वो साधु और संत एक हाथ में आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनके पास में आध्यात्म के रूप में, शास्त्रों के ज्ञान के रूप में, शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग के रूप में एक मार्ग मौजूद है। लेकिन दूसरा ये भी है कि जब जब धर्म संकट में होगा तो उसकी रक्षा
रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उसमें भी एक तरीके से जो है उसकी जानकारी जो है या उसे चलाने के लिए पारंगतता जो है वो होनी चाहिए। वो जो है उसका भी एक तरीके से प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दिए साधु और संत कुंभ के मेले में। जी दिवेश, शस्त्र और सनातन का जो है आप उसे अलग नहीं किया। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ क्या कहे सनातन धर्म में जो है शस्त्र पूजा की जाती है। जब नवरात्रि का 10वां दिन होता है, दशहरे के दिन जो है शस्त्र पूजा की जाती है। तमाम लोग घरों में शस्त्र रखते हैं, उसे एक अपनी आस्था से जुड़ी हुई और अपने धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक उसी तरह जो है साधु संतों के लिए भी है और नागा साधुओं के लिए तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नागा साधुओं को जो है सनातन धर्म का रक्षक माना जाता है। यानी कि जो सनातन धर्म पर अगर कभी संकट आएगा तो जो सबसे पहले क्रम में जो खड़े रहेंगे वो नागा साधु रहेंगे। इसलिए उन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो दिया ही जाता है, लेकिन शस्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता है। आज जब तमाम 13 अभी तो जैसे कि हमने बताया था कि 13 अखाड़े हैं, 10वां अखाड़ा, अभी जो है 12वां अखाड़ा जो है वो स्नान करने के लिए संगम क्षेत्र में पहुंचा है। तो तमाम अखाड़ों में इस तरह की परंपरा रही है कि अगर हम शास्त्र को पढ़ाते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं धर्म के प्रति, तो हम लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि जब कभी भी आपके धर्म पर संकट आए तो आप शस्त्र उठाना भी सीखे। तो जिस तरह हमने देखा, चाहे नागा साधु हो और जो साधु संत हो, हमें एक शस्त्र प्रदर्शन करते हुए वो वहां पहुंचे। नागा साधु, जब हम अगर नागा साधुओं की मुख्यतः बात करें तो तलवार हो, भाला हो, त्रिशूल हो, क्योंकि महादेव के पुजारी हैं, महादेव के भक्त हैं, तो त्रिशूल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता है। तो त्रिशूल लेकर जो है तमाम नागा साधु पहुंचे। एक प्रतीक है ये दिखाने का कि हम अध्यात्म के साथ भी हैं और हम शस्त्र के साथ भी हैं। जैसे कि कहावत है एक, जो जिस बात से माने उसको उस तरह से समझाया जाए, तो ठीक अनुरूप ये उसी तरह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण अपना रहा है, गलत चीजें कर रहा है, अगर वो शास्त्रों के अनुसार बातों से मान जाए तो हम उसको बातों से समझाएंगे। अगर कोई बातों से नहीं मान रहा है, अब उसे शस्त्र से समझाया जा सकता है तो उससे भी हम समझाएंगे। तो ठीक अनुरूप ये उसी का ही है कि धर्म को हर चीज से सुरक्षित किया जाए, चाहे शास्त्र हो चाहे शस्त्र हो। तो शस्त्र एक जो है सनातन धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण वो है, एक अंग है। शस्त्र पूजा होती है और न केवल नागा साधु बल्कि तमाम साधु संत जो हैं वो शस्त्र को एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, क्योंकि वो समाज से एक ये भी तर्क दिया जाता है कि समाज से दूर हैं तो शस्त्रों का अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन शस्त्र जो एक प्रतीक है वो अपनी सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी पर आक्रमण करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आक्रमण करता है तो उसका जो जवाब है अपनी स्वयं की रक्षा। जी रवि, आप हमें जानकारियां दे रहे थे, हम आपसे विस्तार से जो है वो बातचीत करेंगे और जानकारियां जो है आपसे लेंगे। रवि, सुमन अब तक का हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अब जिगीषा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। वो एक कोई जरूरी सवाल जो है आपसे पूछना चाहती है। पहले आप इनके सवाल का जवाब दे दें, फिर हम अपनी चर्चा में आएंगे। जी जिगीषा, सवाल करिए। रवि, हमें ये बताइए कि जो महिला साधु संत है वो आकर्षण का केंद्र दिख रही है। हम सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो गया या बाकी ट्विटर पे काफी ऐसी फोटोज सामने आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज से भी महिलाएं आ रही है और वो आकर्षण का केंद्र बन रही है। तो उनकी भूमिकाएं कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, जो बाहर से जो विदेशी है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि जो बाहर के 60 देशों के जो नागरिक है वो महाकुंभ में पहुंचे हैं, वो उनके मन में महाकुंभ को लेकर एक अलग ही विचार थे या कहे भाव हमें दिखाई दिए। लोग बाहर शांति ढूंढने के लिए निकले हैं, कई देशों का भ्रमण किया, लेकिन उन्हें जो शांति जो है भारत में मिली, महाकुंभ में मिली। महाकुंभ का जो पूरा महाकुंभ जो क्षेत्र है वो आस्था से परिपूर्ण है, लोग आ रहे हैं। हमने जब उनसे बातचीत की, जिसका जिक्र हमने पहले किया, जो भाव थे वो बेहद ही अकल्पनीय थे। उनके मन में संतुष्टि थी कि हमें जिस चीज के लिए हम दूर दूर तक भटके वो हमें मिला। आध्यात्म में, सनातन धर्म में जो शांति की कामना करने के लिए हम निकले, हमें शांति चाहिए थी, उसका जो स्वरूप है हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि बीते जब 2019 में
महाकुंभ हुआ था तो हजारों जो लोग हैं, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी थे जिन्होंने सनातन धर्म अपना के साधु संत वो बन गए। तमाम अखाड़ों में सबसे प्रमुख जूना अखाड़े में अधिकतर लोग जो है बाहर के जो लोग है वो साधु संत बने। इस बार भी कुछ उसी तरह ही अनुरूप दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो है लोगों की जो बाहर से आने वालों की जो संख्या है वो पिछले बार के मुकाबले बेहद ज्यादा है। हमें हर अखाड़े क्षेत्र में या कहे जो गंगा के जो तमाम घाट हैं वहां हमें विदेशी नागरिक दिखाई दिए, बाहर से आए हुए नागरिक दिखाई दिए। वो ठीक उसी तरह अनुरूप जैसे एक भारतीय परंपरा में गंगा स्नान के दौरान किया जाता है, अर्घ्य देना, गंगा मैया की पूजा करना, चीजें समझना कि आखिर गंगा सनातन और हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, महाकुंभ हिंदू धर्म के लिए और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में रखता है। इन तमाम जो चीजों को वो भी समझने का प्रयास कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक किस तरह उनके मन की शांति, प्रमुखता हमने कुछ लोगों से बात की, मेरे साथी साहिल ने भी लोगों से बात की। उनका स्पष्ट ये कहना था कि हमें शांति की जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ मिल रहा है, वो बेहद महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए। और किस तरह चीजों को वो अपने इससे सीख कर वो अपने जीवन में उसे अनुकरण करेंगी या उतारेंगी, जिससे उनकी भविष्य में उनके लिए इतने महत्वपूर्ण हो, सही हो, शांति उन्हें एक मिले, मोक्ष जितना है जो गंगा स्नान करने के लिए जाता है वो भी है, मोक्ष की बात है, वो भी करते हुए दिखाई दी। तो अगर पूरा देखे तमाम एक ओवरऑल तो देशी जो नागरिक यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए कुंभ भी उतना ही महत्वपूर्ण हमें दिखाई दे रहा है जितना एक आम भारतीयों के लिए। जिज्ञासा है चर्चा जारी रखेंगे। अब हम चलते हैं साहिल के पास में। साहिल भी जो है वो मौजूद हैं और साहिल से हम बातचीत करेंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि जो आपके आसपास में लोग मौजूद हैं हम उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो जानने की कोशिश करें आप लोगों के माध्यम से। साहिल, अगर आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो भक्त मौजूद हैं, उनसे अगर आप बातचीत करें और उनकी जो उनका जो भाव है, उनकी जो आस्था है जिसका वो प्रागट्य करना चाहते हैं, उसको अगर आप हमारे दर्शकों तक बताएं तो बहुत बेहतर होगा। आप प्रयास करिए कि कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो जाए। जी सर, पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ का वेदर अपडेट दे देते हैं। यहाँ पे अभी बहुत कोहरा हो चुका है और ठंड भी बढ़ है, तो जो भी यहाँ आ रहा है इस वीडियो को जो देख, ठंड के कपड़े लाइए, मोजे, हाथ मोजे सब साथ में लेके आए हैं, आइए, क्योंकि यहाँ पर ठंड कुछ ज्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ श्रद्धालु से, भक्तों से, यहाँ की ठंड के बारे में और महत्व के बारे में। मैम एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? ठीक है मैम, मैम से बात करेंगे। यहाँ एक भैया आ रहे हैं। भैया अमित पांडे नाम, कहाँ से आए हैं आप? लोकल है। कैसा लग रहा है यूपी, कैसा प्रयागराज कैसा चेंज हुआ है कुछ दिनों में? काफी बदलाव आ गया है यहाँ पे। कैसे कुछ बदलाव हमें बताएंगे? जैसे मतलब यहाँ पे देखा है नवीकरण काफी कुछ डिजिटल भी हो गया है यूपी के अंदर इस समय। डिजिटल महाकुंभ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या डिजिटल दिख रहा है आपको? डिजिटली ये है कि इस बार हम लोग टेंट वगैरह बुक करने की जो व्यवस्था थी इस बार ऑनलाइन रखी गई, कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आके सफर नहीं करना है। और खाने पीने की व्यवस्था ये कुछ यहाँ पर डिजिटली बुक हो सकता है? कुछ शिविर लगे रहते हैं या फिर लंगर लगे रहते हैं? अभी खाने पीने का तुम लोग ट्रैक वगैरह बुक कर सकते हो, एप्लीकेशन खाने का भी अफोर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बुकिंग हो रही है। प्रयागराज कैसे चमका है कुंभ की वजह से? प्रयागराज मतलब कुंभ की वजह से क्या ही बताएं हम लोग, कुंभ की वजह से ही चमका ही है, ये कह सकते हैं आप। अच्छा, ओके, धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से सर हम बात करेंगे यहाँ पर। कहाँ से आए हैं मैम आप? प्रयागराज के लोकल है, ये भी लोकल है सर। तो कुछ हम वहाँ जो स्नान करके आए हैं लोग, हम उनसे बात करते हैं कि स्नान करने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, उनके मनों में क्या भावनाएं है। सर एक सेकंड, क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं आप? कैसा लग रहा है, स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया। कैसा लग रहा है स्नान के बाद? अच्छा लग रहा है सर, अच्छी फीलिंग के लिए आया था इसलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। मनों में क्या भावनाएं आ रही है जब आपने गंगा में डुबकी लगाई? क्या सोच रहे थे? वो फर्स्ट टाइम है कुंभ में, फर्स्ट टाइम आया। मेरी माता का देहांत हुआ था, ठीक है, तो उसी लिए आया था मैं। तो अच्छा लगा यहाँ पे,
व्यवस्था अच्छी लगी मेरे को। व्यवस्था अच्छी है। भीड़ बहुत है, लेकिन उसके बाद भी धक्का मुक्की नहीं। आप यहाँ रह रहे थे कि आप बस आके चले जा रहे हैं अभी? मैं आके वापस जा रहा हूँ। तो वॉलंटियर्स की व्यवस्था कैसे लगी है आपको? पुलिस की व्यवस्था यहाँ कैसी लगी है? पुलिस की व्यवस्था अच्छी लगी, पर वो जिससे ही पूछा आपने, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जी। संगम जाना है या त्रिवेणी जाना है, रास्ता किस तरफ से पड़ेगा, ठीक है नहीं, यहाँ से क्या साधन लिया जा सकता है, उसकी व्यवस्था उन्होंने बताई सर जी। तो कोऑपरेटिव। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इनका कहना है कि व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी रही है। कुछ हम और युवाओं से जुड़ेंगे यहाँ पर। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री राम वृंदावन से आया हूँ। वैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा। और सदगुरुदेव मेरे प्रेमानंद जी गोविंद जी शरण जी महाराज है जी, जिनकी गुरु आज्ञा से मैं यहाँ कुंभ में आया था। और इस पावन कुंभ में नहा के मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे सनातनी होने पे गर्व है। इस कुंभ में नहा के बड़े पावन हो गए। पहली डुबकी हमने अपने गुरु के नाम की, दूसरी ईष्ट की, तीसरी अपने माता पिता की और पूर्वजों की मार के, पांचवी अपने मित्र सखा भाई बहनों की मारी है। और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ी शान की बात है कि 144 साल में कुंभ लग रहा है। मेरी सभी से यही मनोकामना है कि पॉसिबल हो सके तो जरूर आए और इस संगम का दर्शन करें, यहाँ संतों के दर्शन करें, क्योंकि संतों के दर्शन से हमारी इंसान की उदारता हो सकती है, ऐसा हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया हुआ है। आप युवा है, आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ, एक तो शराब आदि ना पिए, कोई नशा ना करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, जो हमारे गुरुजी ने दे रखी है हमको आज्ञा, वो ये अधिक से अधिक नाम जप करें और नाम जप से ही हमारा उद्धार हो सकता है। और कमाए खाएं, खुश रहें, बस प्रसन्न रहें जीवन में, और कुछ नहीं। ठंड का क्या कहेंगे? प्रयागराज में ठंड की क्या? प्रयागराज में देखो मौसम है, रात के टाइम थोड़ी सी ठंड है, बट ये है कि जिस प्रकार से यहाँ भक्तों का सैलाब आ रहा है उस प्रकार से ज्यादा ठंड भी नहीं है। बाकी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने वस्त्र लेके आए। मौसम के हिसाब से ठंड बढ़ती भी जा रही है, कम भी होती जा रही है। दोपहर के टाइम कम थी, अब थोड़ी सी बढ़ रही है धीरे धीरे। यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या बताएंगे? नहीं कर सकते इतनी व्यवस्था, और बया ही नहीं हो सकता। पुलिस का अरेंजमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टेशन से लेके और कुंभ तक अपने यहाँ मतलब व्यवस्था मैंने नहीं देखी। अच्छा, मैंने उतनी सोचा नहीं था। संगम तट पर आप जब गए थे, पहली डुबकी आ गई गंगा जी में, तो क्या भावनाएं थी आपके मन में? क्या आप सोच रहे थे उस समय? ये सोच रहा था कि बयां तो नहीं कर सकते, पर जो सोचते हैं कि अपने देवी देवताओं और अपने लिए, अपने माता पिताओं के लिए और अपने बच्चों के लिए, अक्षय के लिए, सब यही सोचते हैं जी। साधुओं से भेंट हुई आपकी? हाँ हाँ, साधु महाराज जी अभी गए थे, जस्ट जो हमारे सांसद जी हैं और बीजेपी, उनके साथ धन्यवाद बहुत बहुत। आप और लोगों से बातचीत करिए और अनुभव जो है वो लीजिए। हम रवि के पास जाएंगे और रवि से बातचीत करेंगे। रवि, हम साहिल से बात कर रहे थे, बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो हैं वो आए हैं और अपना मनोभाव जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। जिगिशा मेरे साथ स्टूडियो में है, वो कोई सवाल आपसे पूछना चाहती है, वो सवाल ले ले। और फिर उसके साथ में रवि, मैं ये चाहूँगा कि आपके आसपास जो लोग हों उनसे आप बातचीत करें और उनकी जो बातचीत है वो हम तक पहुँचाएं। जिगिशा, आप सवाल करिए। रवि, हमें ये बताइए कि बड़ी संख्या में जो है वो युवा हमें देखने को मिल रहा है कुंभ में, प्रयागराज में। तो युवा जो सनातन धर्म है, तो आपको क्या लगता है कि वो जिस तरीके से वहां पर पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनका आकर्षण का केंद्र क्या बना हुआ है? देखिए, प्रमुखता जो है, जैसे कि साहिल ने पहले ही ये चीज को बताया कि बड़ी संख्या में युवा है, एक जनरेशन है जो जिस तरह पहुंच रही है, उनके एक आकर्षण का केंद्र है। सबसे प्रमुखता जो है, ये सोशल मीडिया का जमाना है और कुंभ को जिस तरह से प्रमोट किया गया है, जिस तरह की चीजें यहाँ कुंभ में दर्शाई गई हैं प्रचार के माध्यम से, तो पब्लिक में उसको लेकर, या युवाओं में उसको लेकर काफी उत्साह था। और सबसे प्रमुखता जो है, मौजूदा समय में जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर युवाओं की जो जिज्ञासा या अपने धर्म के प्रति जानने का प्रयास, एक उत्साह या कहे एक जिज्ञासा है कि हमें अपने धर्म को जानना चाहिए। आखिर धर्म में क्या चीजें हैं, इतने साधु युवा जो है साधु संत बन जाते हैं, आखिर कारण क्या है? इन तमाम जो सवालों का जवाब जानने के लिए जो है युवा जो है यहाँ पहुंचे हैं। सबसे प्रमुखता जो मैं आपको बता दूं कि सुबह ही हमें, जब हम महाकुंभ के जो शाही स्नान का हम कवर कर रहे थे, उसी दौरान हमें सांगली से एक युवा मिला। तो हमने उससे पूछा कि वो क्या करने आया, तो उसने हमें जो जवाब दिया
कि मैं महाकुंभ को जानने आया हूँ। तो मेरा सवाल था कि महाकुंभ को जानने, हाँ बोले कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और हिंदू धर्म में महाकुंभ की क्या स्थान है, जनता महाकुंभ को लेकर क्या सोचती है और किस तरह का आयोजन होता है, साधु संतों का जो संगम में जो जिस तरह समागम होता है, डुबकियां एक साथ लगाई जाती है, देश के हर कोने से जो लोग यहाँ पहुंचते हैं, आखिर कारण क्या है कि वो साधु संतों से जो है वो इतने वो होते हैं कि महाकुंभ में क्या नहाना है। तो इसका सवाल जानने के लिए बोले मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो हमने पूछा कि सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला। उसने बताया कि मैं समझ रहा हूँ चीजें, मैंने यहाँ जो देखा है आस्था लोगों के मन के बीच में, मुझे एक वो है कि मेरे धर्म के अंदर कितनी गहराई है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, वो मुझे बेहद आकर्षित कर रही थी। अब जो मैं यहाँ चीजें समझ रहा हूँ कि हिंदू धर्म इतना विशाल क्यों है, क्या चीजें हैं। उसने नागा साधुओं का जिक्र किया, उन्होंने तमाम बड़े साधुओं का जिक्र किया जो ठंड में जो है पैदल चल रहे हैं, एक उनके शरीर पर एक वस्त्र नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय गंगा मैया का नारा लगाते हुए वो वहां पहुंच रहे हैं। एक खुशी में आमतौर पर एक जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है उससे गंगा का पानी इतना ठंड है कि पैर डाले तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ ही सेकंड में। लेकिन उसका कहना था कि ये साधु को मैंने देखा, मैंने त्रिवेणी में देखा, ये पानी में नहा रहे हैं, कोई इतना जोश है जिसकी आमतौर पर एक युवा के तौर पर मेरे अंदर वो जोश होना चाहिए था, लेकिन मुझसे ज्यादा जोश जो है ये साधु महात्माओं में है। तो ये क्या है, कितनी ये शक्ति कहाँ से आती है, अपने धर्म को किस तरह मैं समझ सकता हूँ। तो ये तमाम जो सवाल है ये सिर्फ उस युवा के नहीं थे, ऐसे जो देश के तमाम करोड़ जो युवा हैं उनके मन में भी चलता है। अधिकतर लोग उसको समझने के लिए आए हैं कि कुंभ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म की जो गहराई है वो किस तरह है, साधु संतों से मेल किस तरह हो सकती है, किस तरह किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको भी समझने आए हैं, बहुत सारे लोग जो है गंगा स्नान के लिए आए हैं, बहुत सारे जो है प्रयागराज और महाकुंभ घूमने के लिए आए हैं। तो जो युवाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है उसके पीछे धर्म भी है, आस्था भी है, पर्यटन भी है और मनोरंजन भी है। तो इन तमाम सारों चीजों से युवा जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। सरकार ने ऐसा व्यवस्था भी की है कि युवा यहाँ आए या कोई भी नागरिक आए उन्हें उसके अनुरूप सारी चीजें मिले। अगर कोई धार्मिक उससे आया है कि उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसके लिए तमाम साधु संतों के शिविर मौजूद हैं। कथा वाचन के जो बड़े बड़े जो कथा वाचक है देश के, उनके शिविर लगे हुए, कथा रामायण हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, शिव महापुराण हो, दुर्गा पुराण हो, या तमाम जो पढ़े जाते हैं गाए जाते हैं उनकी व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति अगर जो चीज समझने के लिए आया है, एक्सप्लोर करने के लिए आया है, उसके लिए भी उस तरह की व्यवस्था है। कोई किसी अन्य चीजों के लिए आया, कोई बहुत सारे हमें लोग ऐसे मिले जो यहाँ कुंभ को समझने आए हैं, एक रिसर्च का विषय बनाया हुआ है कुंभ, तो उसके लिए भी आए हैं, उसके लिए भी व्यवस्था जो सरकार ने की है। और जो मनोरंजन के लिए आए हैं सरकार ने उनके लिए भी व्यवस्था की है। सरकार ने एक बहुत बड़ा कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह एक बड़ा फाउंटेन शो है, लेजर शो है, ड्रोन शो है, इसी के साथ साथ कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज भी बीते 45 दिनों में किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड के, यहाँ के लोकल जो लोक संगीत हैं, या कहें ये जो है अवध का परिसर है, बाजू से ही पूर्वांचल लग जाता है, तो भोजपुरी गीतों का एक बहुत भोजपुरी सिनेमा देखने वाला जो बहुत बड़ा वर्ग है, तो जो तमाम जो ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है कि जो जिस अनुरूप यहाँ आए उससे वो व्यवस्था यहाँ के लोगों उन्हें मिले। और इसी के साथ साथ जिस तरह का मैंने जिक्र किया, धर्म का भी प्रचार है, ब्रांडिंग भी है, इंटरटेनमेंट भी है। इन तमाम चीजों का जो एक गुलदस्ता सरकार ने बनाया है उससे पेश किया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चाहे युवा हो वो या अन्य एज का व्यक्ति हो, आयु के वर्ग का लोग हो, वो यहाँ पहुंच रहा है सबसे। और धर्म के प्रति जिस तरह का बढ़ावा बीते सालों में मिला है, हम देखते हैं कि रील्स हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया, जिस तरह साधु संत के बातें युवा सुनते हैं। हम देखते हैं कि वृंदावन में बहुत साधु संत हैं, अयोध्या में हो गया, काशी में हो गया, या ऋषिकेश में हो गया, यहीं दक्षिण में चले जाएं तो वहाँ तमिलनाडु के रामेश्वरम हो गया, मदुरई हो गया, जहां जहां बड़े बड़े सनातन धर्म के संस्कृति के केंद्र हैं, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो,
महाराष्ट्र हो, गोवा हो, आंध्र प्रदेश हो, इन तमाम जगहों जिस तरह के हिंदुओं की या कहें हिंदू जो सनातन धर्म को मानना है या उसमें वो पैदा हुआ है, उस चीज को समझने के लिए वो वहां पहुंच रहा है, अपने धर्म के प्रति सजग हो रहा है। लोगों के जब हम सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो है युवा है अब जाग रहा है और अपनी चीजों को समझ रहा है। तो ये भी एक है कि अपनी चीजों को समझना, अपनी आस्था को समझना, अपने धर्म को समझना और उसके रीति रिवाज और जो उसकी गहराई है उसको समझने के लिए भी जो युवा है वो इस कुंभ में पहुंच रहा है। उनका के बारे में जिक्र किया, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है और ये आयोजन जो है एक तरीके से युवाओं को भी संदेश दे रहा है, समाज को भी संदेश दे रहा है कि वो अपने धर्मों से, अपने शास्त्रों से, अपनी परंपराओं से किस तरीके से जुड़े। आप रवि वहां से में जानकारी पा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो सहयोगी हैं दूसरे साहिल, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों वहां पर बने रहिए और वहां से जो जानकारियां हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए। आपके साथ जो हमारे कैमरामैन सहयोगी गए हैं मिथुन आदमने, वो भी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो विजुअल्स वो कैप्चर कर रहे हैं वो और उसके माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं और हम यहाँ दिखा रहे हैं और हमारे दर्शकों को प्रयागराज में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी, वहाँ किस तरीके की सुविधाएं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है उसकी जानकारी दे रहे हैं। रवि आपका भी, साहिल आपका भी और मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन करने वाली सुमन और जिगिशा, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम को अब आप इजाजत दीजिए। इस लाइव कवरेज के माध्यम से हमने आपको प्रयागराज से जोड़ा। खबरों का सिलसिला यूसीएन न्यूज में लगातार जारी रहेगा और हम प्रयागराज की भी जानकारी आप तक देते रहेंगे, महाकुंभ के नजारे दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज, खबर वही जो हो सही।